Very good morning to everyone. We have started with working capital management. Last lecture, I have explained you what is working capital. Working capital is the day-to-day capital required for running the business. Working capital is the capital which is required for the running of the business. Now, how to manage working capital management? So, managing of working capital. So, how to manage the working capital, how to calculate the working capital. We will be doing the practical sums based on that. Let us start our first sum, which is in front of your screen. But here we are not calculating the working capital. We have sums to calculate the working capital, but this sum which we are doing now is not about calculating the working capital. It is about calculating the operating working capital cycle, or you can say operating cycle. Now, what do you mean by an operating cycle in business? मीन्स द ऑपरेटिंग साइकिल मीन्स क्या होता है कि मुझे बिजनेस में ऑपरेशंस प्रोडक्शन में टोटल कितना दिन लगता है, हाउ मेनी डेज साइकिल इट इज, मतलब टू डू द प्रोडक्शन एंड सेल्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज डज इट टेक for this cycle to end and then again start, because cycle it goes on. पता है ना, वो नेवर एंडिंग प्रोसीजर है. तो ये मिनिमम कितना दिन लगता है फॉर द ऑपरेटिंग साइकिल. they want to see what, how much duration does it take. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ टुडे आई परचेज अ रॉ मटेरियल, तो मैंने आज मेरा ऑपरेटिंग साइकिल का डे 1 रहेगा. मीन्स व्हेन आई टुडे परचेज द रॉ मटेरियल, इट इज डे 1 ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल. एंड देन रॉ मटेरियल यूज हो गया, तो कितना दिन प्रोडक्शन में रहेगा, WIP मतलब इनका प्रोसेसिंग के लिए कितना दिन रह जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मे बी प्रोसेसिंग के लिए गुड्स बनने, सपोज फर्नीचर बनाना है एंड हमें ऑपरेटिंग साइकिल देखना है. आज मैंने रॉ मटेरियल खरीदा तो डे 1 हो गया. डे 1 में रॉ मटेरियल खरीदा, उसको यूज किया, तो फर्नीचर बनने के लिए मुझे 5 डेज गया. तो प्रोडक्शन का 5 डेज हो गया, प्रोसेसिंग टाइम WIP 5 डेज, तो टोटल 6 डेज हो गया. फिर उसके बाद उसको सेल करने के लिए सपोज मुझे और 10 दिन लगा, सेल्स भी करना पड़ता है ना. तो जिस दिन खरीदा डे 1, फिर 5 दिन और 5 दिन प्रोडक्शन को लगा, कंप्लीट होने को लगा 6 दिन हो गया. फिर उसके बाद सेल होने को 10 दिन और लगा, मतलब 6 + 10 16 डेज. तो ऑपरेटिंग साइकिल, उसके बाद हमने उधार में फर्नीचर बेचा सपोज, तो वो फर्नीचर का पैसा मिलने में और हमें सपोज 4 दिन लगा, तो 16 + 4 20 डेज. तो ये 20 डेज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल. इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल. सपोज 20 दिन लगा और हमने जो मटेरियल खरीदा था वो हमने सपोज उधार में खरीदा था. जो रॉ मटेरियल खरीदा था फॉर द फर्नीचर, वो हमने क्रेडिट में खरीदा था, उधार में, तो वो हमने चुकाया. तो हमें वो चुकाने को हमने और 4 दिन लिया, 24 डेज. तो दिस इज नोन एज द ऑपरेटिंग साइकिल. दिस इज नोन एज द ऑपरेटिंग साइकिल. मतलब ये सॉरी तो हाँ, तो ये हमें जो टाइम लगता है फॉर व्हाट, the time taken from day 1 to the final day, जब हमारा पूरा काम हो जाता है, that is known as operating cycle. That whole cycle, that whole period is known as operating cycle. So now let us see how to calculate the operating cycle. How to calculate the operating cycle. Let us see how to calculate the operating cycle. So let us start the sum.
compute for a new company, Taba Limited, the duration of net operating working capital cycle, duration of net operating working capital cycle from the following figures of year 2017, assuming 360 days पर ईयर. तो हम यहाँ पे क्या अज्यूम कर रहे हैं कि पूरे साल में देर आर 360 डेज इन अ ईयर. ये हमारा अजम्पशन है, क्वेश्चन में इट इज गिवन. तो हम लोग मानते हैं फुल ईयर में देर आर 360 डेज. कंसीडरिंग, हमें अभी क्या कंसीडर करना है ऑपरेटिंग साइकिल निकालते वक्त? कंसीडरिंग एज ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ओनली. मतलब सिर्फ हमें ये 4 चीजों के ऊपर निकालना है कि कितना टाइम लग रहा है ये चीजों में. बिकॉज यहाँ पे हमें सारा इंफॉर्मेशन, डेटर का वैल्यू दिया है, क्रेडिटर का वैल्यू दिया है, स्टॉक दिया है, बट वी नीड टू कैलकुलेट. हमें क्या कैलकुलेट करना है? कौन सा चीज कितना दिन स्टॉक में रहता है. हमें वो डेज कैलकुलेट करना है जो नॉर्मली वर्किंग कैपिटल में क्वेश्चन में दिया रहता है. तो वो डेज कैसे निकालना है, वो ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकालना है, आई विल शो in this sum. See, this is a formula based chapter and very easy if you pay attention. So सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे? हमें क्या पूछा है? रॉ मटेरियल का निकालो, फिनिश्ड गुड्स का निकालो, डेटर का एंड क्रेडिटर का. मतलब रॉ मटेरियल कितने डेज स्टॉक में रहता है, फिनिश्ड गुड्स कितना दिन हम लोग होल्ड करते हैं, रॉ मटेरियल कितना दिन का हम खरीद के होल्ड करते हैं, डेटर्स कितने दिन में पैसा चुकाते हैं, क्रेडिटर्स को हम कितने दिन में पैसा चुकाते हैं. हमें सिर्फ ये 4 चीज फाइंड आउट करना है. सो लेट अस टेक द सम. फर्स्ट वन व्हाट दे हैव टोल्ड, one minute. So see here, let us start this sum. यहाँ पे what is given, close, we have to calculate raw material, finished goods, debtor, creditors. What information is given? Closing stock of raw material दिया है, WIP दिया है, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स दिया है. बट हमें यहाँ पे रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स भी प्रिपेयर करना है, कैलकुलेट करना है. परचेसेस इज गिवन, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन, गुड्स सेल करने का कितना कॉस्ट है. सेल्स इज गिवन, cost of goods sold is 1,40,000 but we are selling for 1,60,000. so profit कितना हुआ? हम लोग का गुड्स का जो गुड्स को हमने सेल किया उसका कॉस्ट है 1,40,000 बट वी आर सेलिंग फॉर 1,60,000. तो प्रॉफिट हुआ 20,000 का. फिर वी हैव डेटर्स 32,000 एंड वी हैव क्रेडिटर्स 16,000. नाउ फर्स्ट वन what they have told, हमें क्या निकालना है? रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड. मीन्स कितना दिन रॉ मटेरियल को होल्ड करते हैं, हाउ मेनी डेज रॉ मटेरियल हैज टू बी परचेज्ड, कि हम लोग कितना दिन का स्टॉक कर सकते हैं, 1 महीने का. बट यहाँ पे हमें डेज क्यों लिखना पड़ेगा? बिकॉज क्वेश्चन में दे हैव मंथली नहीं पूछा है, दे हैव आस्क्ड एज पर डेज कि हम कितने दिन का रॉ मटेरियल स्टॉक करेंगे. तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे? व्हाट विल बी द फॉर्मूला? रॉ मटेरियल तो दिया हुआ है, सो द फॉर्मूला विल बी एवरेज. सी दिस फॉर्मूला विल बी देयर फॉर ऑल द सम्स. अब कितने डेज के हिसाब से चाहिए? 360 एंड वी हैव टू डिवाइड बाय total purchases.
तो फॉर्मूला कैसा है, ऐसे भी कर सकते हैं, एवरेज रॉ मटेरियल गिवन इन द क्वेश्चन, रॉ मटेरियल इज गिवन एंड इससे डिवाइड क्या करते हैं, हमने कितना टोटल ईयरली परचेज किया है इनटू कितना डेज के हिसाब से चाहिए हमें, 360 डेज। तो इसके हिसाब से क्वेश्चन में वी हैव टू पुट द फॉर्मूला, रॉ मटेरियल कितना है, एवरेज रॉ मटेरियल गिवन इन द क्वेश्चन 20,000, फिर डिवाइड करना है, परचेसेस कितना दिया है 96,000, परचेसेस कितना दिया है 96,000 मल्टीप्लाई बाई 360, मतलब जो हमने, अगर हमें पूरा साल का परचेस है 96,000 और हम स्टॉक में रखते हैं 20,000, मतलब हम कितना डेज का हिसाब से परचेस करते हैं रॉ मटेरियल, एज पर द रिक्वायरमेंट फॉर 75 डेज, मतलब एवरी 75 डेज में हमें रॉ मटेरियल खरीदते रहना पड़ेगा, बिकॉज हम जब भी ये 20,000 का जो हम अपने पास स्टॉक करके रखते हैं, इट इज इक्वल टू हाउ मच डेज, इट इज इक्वल टू 75 डेज, बिकॉज अगर पूरा साल का परचेज गिवन इन द क्वेश्चन इज 96,000 एंड रॉ में हम स्टॉक कितना करते हैं 20,000, तो ये कितना डेज का रिक्वायरमेंट है 75 डेज का, मतलब एवरी 75 डेज वी विल हैव टू कीप ऑन परचेसिंग द रॉ मटेरियल, जैसे फॉर योर मदर इफ शी परचेसेस ग्रोसरीज फॉर अ पीरियड ऑफ सपोज 1 मंथ, तो हर एक महीने में उनको खरीदते रहना पड़ेगा, अगर वो हर 2 महीने के हिसाब से खरीदती है तो एवरी 2 मंथ शी हैव टू परचेस। तो ये हमें समझ में आया व्हेन वी अप्लाई द फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, मतलब ये रॉ मटेरियल जो हम खरीद रहे हैं, अगर पूरा ईयर का 96,000 है तो स्टॉक में हम कितना रखते हैं 20,000, तो ये कितने डेज का रिक्वायरमेंट है, कितना डेज का हम लोग होल्ड करते हैं 75 डेज का। इसके बाद हमें क्वेश्चन में और क्या बोला है, क्वेश्चन में आफ्टर रॉ मटेरियल किसका फिनिश्ड, किसका हमें होल्डिंग पीरियड लेने बोला है, किसका होल्डिंग पीरियड निकालना है हमें, हमें होल्डिंग पीरियड निकालना है फिनिश्ड गुड्स का, हमें होल्डिंग पीरियड निकालना है फिनिश्ड गुड्स का, तो फिनिश्ड गुड्स का लिखते हैं, फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड क्वेश्चन में दिया है फिनिश्ड गुड्स, तो फिनिश्ड गुड्स कितने डेज के लिए हम अपने पास स्टॉक में रखते हैं, फिनिश्ड गुड्स को कितना टाइम होल्ड करते हैं, होल्डिंग पीरियड। सेम वे इसका फॉर्मूला है अवर फिनिश्ड गुड्स स्टॉक या एवरेज फिनिश्ड गुड्स, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अभी एक चीज ध्यान में रखो, डिवाइड बाय, ये एवरेज लिख रहे हैं, एवरेज के लिए तो डिवाइड बाय 2 करना चाहिए, ऐसा हम कब करेंगे जब हमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिया रहेगा, तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, बट अभी यहाँ पे तो हमें सिर्फ एक ही क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो डायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉक विल बी द एवरेज स्टॉक, व्हेन ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक बोथ इज गिवन, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 वैसे करेंगे, लेकिन जब सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक का इंफॉर्मेशन रहता है तब दैट क्लोजिंग स्टॉक को ही हम एवरेज स्टॉक कंसीडर करते हैं। अब फिनिश गुड्स मतलब क्या, फिनिश गुड्स मतलब उसमें मटेरियल का सारा काम हो गया, वर्कर्स लोग ने भी अपना सारा काम कर लिया, ओवरहेड्स का भी एडिशनल कॉस्ट जो है उसका भी पूरा काम हो चुका है, ओवरहेड्स का भी पूरा काम हो चुका है, तो हम लोग किसके ऊपर वैल्यू करते हैं फिनिश गुड्स को, टोटल कॉस्ट में, तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है कॉस्ट ऑफ गुड्स
sold. Cost of goods sold is nothing but total cost. Cost of goods sold क्या होता है? Cost of goods sold is nothing but total cost. मैंने उसी दिन बोला था रॉ मटेरियल को हम किसके ऊपर वैल्यू करते, कल के लेक्चर में बोला था रॉ मटेरियल को वैल्यू करते परचेस ऑफ रॉ मटेरियल के ऊपर। तो रॉ मटेरियल को हमने डिवाइड किया टोटल परचेस ऑफ रॉ मटेरियल के साथ, और फिनिश गुड्स को किस पे वैल्यू करेंगे, टोटल कॉस्ट में। टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द सेम। मतलब हमने टोटल कॉस्ट हुआ हमें 1,40,000 और हमने सेल कितने में किया, 1,60,000 में। मतलब प्रॉफिट कितना हुआ, 20,000 का। कोई भी सेलर टोटल कॉस्ट में या कॉस्ट ऑफ गुड्स, जो गुड्स को हमने सेल किया उसका कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में कोई भी सेलर सेल नहीं करेगा, हमेशा खुद के लिए प्रॉफिट वो रखेगा ही रखेगा। सो यहाँ पे व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई द फॉर्मूला। फिनिश्ड गुड्स कितना है 21,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 1,40,000, मल्टीप्लाई बाई 360, कितना आ रहा है आंसर 54 डेज। यही आंसर आ रहा है 54 डेज। इसके बाद क्या फाइंड आउट करने बोला है, इसके बाद क्या फाइंड आउट करने बोला है, डेटर्स, डेटर्स को फाइंड आउट करने बोला है। सो थर्ड वन हम जाएंगे, डेटर्स निकालेंगे। डेटर्स का कलेक्शन कितना है, मतलब डेटर्स कितने टाइम पे पैसा वापस करते हैं, दे उसको बोलते हैं डेटर्स का कलेक्शन पीरियड। मीन्स दैट हाउ मच टाइम डू वी गेट द कलेक्शन, डू वी कलेक्ट द मनी फ्रॉम द डेटर्स। क्रेडिटर्स का पेमेंट पीरियड होता है और डेटर्स का कलेक्शन पीरियड, मतलब कितने पीरियड में हम उनसे पैसा वसूल करते हैं, हाउ मच पीरियड डेटर से एवरेज हमें पैसा वापस मिलता है। तो डेटर्स स्टॉक होल्ड करते हैं, डेटर से पैसा कलेक्ट करते हैं, स्टॉक को होल्ड करते हैं एंड डेटर से पैसा कलेक्ट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। डेटर्स जो है तो यहाँ पे लिखेंगे एवरेज डेटर्स, एवरेज डेटर्स डिवाइड बाय डेटर्स किसके ऊपर, डेटर्स किसके ऊपर, डेटर्स का हमारे साथ किसके ऊपर कनेक्शन है, हु आर द डेटर्स, डेटर्स कौन है, whom we sell goods on credit। डेटर्स को हम किस पे वैल्यू करते हैं, सेल्स में, सेलिंग प्राइस में। टोटल कॉस्ट में भी करे तो करेक्ट है, जैसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज ऑल्सो करेक्ट एज पर yesterday I had told you। हम डेटर्स को कॉस्ट में वैल्यू करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जब तक क्वेश्चन में बोला नहीं है हम हमेशा सेल्स पे डेटर को वैल्यू करेंगे, बिकॉज डेटर कौन है, जिनको हमने उधार पे सेल किया है। तो डेटर्स किसके ऊपर डिपेंड है, क्रेडिट सेल्स के ऊपर। डेटर्स किसके ऊपर डिपेंड है, क्रेडिट सेल्स के ऊपर। तो फॉर्मूला लगाते हैं, डेटर्स का अमाउंट कितना है 32,000, सेल्स कितना है, बिकॉज क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है क्रेडिट सेल है या कैश सेल है, वी विल अज्यूम ऑल द सेल्स ऑन क्रेडिट, इसलिए हमने पूरा सेल्स लिख लिया, ये पूरा क्रेडिट में ही है मानेंगे, इंटू 360। तो कितना आंसर आ रहा है 72 डेज, 72 डेज। अब क्या करेंगे, अब ये सबको ना ऐड करेंगे तो वी विल गेट, ये सबको ऐड करेंगे तो हमें मिलता है ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। ये सबको ऐड करेंगे, ये सबको ऐड करेंगे तो हमें मिलता है ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। क्वेश्चन में ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल पूछा है या नेट ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल भी बोल सकते हो या वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल साइकिल भी बोल सकते हो। ये कैसे मिलता है हमें, हाउ डू वी गेट दिस, हाउ डू वी गेट दिस अमाउंट, 1 + 2 + 3,
मतलब जितने भी डेज है ना 75 प्लस 54 प्लस 72 ये सबको ऐड करो. हाउ मच आर यू गेटिंग? 201 डेज. 201 डेज. अब हम क्या करेंगे? लास्ट वन क्रेडिटर्स. लास्ट वन हमें क्या वैल्यू करने बोला है? क्रेडिटर्स. तो क्रेडिटर्स को वैल्यू करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्रेडिटर क्या है? क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड. मतलब हम कितने टाइम में क्रेडिटर्स को पे करते हैं. एट हाउ मच? यस यस यस, ये लेस होगा. वेरी गुड. ये क्या होगा? दिस विल बी लेस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड. तो उसका फॉर्मूला क्या है? क्रेडिटर्स तो दिया है क्वेश्चन में. वी नो द क्रेडिटर्स. डिवाइड बाय क्रेडिटर्स किसके ऊपर है? हमने जो उधार में रॉ मटेरियल खरीदा है ये क्रेडिटर्स उसके ऊपर रिलेटेड है. मतलब जो हमने परचेसेस किया, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं. कौन सा परचेसेस? क्रेडिट परचेसेस. क्रेडिटर्स किसके ऊपर डिपेंड है? परचेसेस के ऊपर. मतलब जो भी हम खरीदते हैं उधार में, दैट इज उसके ऊपर क्रेडिटर्स बनता है. तो हमने जो भी कुछ उधार में खरीदा उसके ऊपर क्रेडिटर्स बना. क्रेडिटर्स 360 से मल्टीप्लाई करेंगे. हु आर द क्रेडिटर्स? अवर सप्लायर्स फ्रॉम whom we have purchased raw material on credit. तो अभी सेम अमाउंट जरा डालो. व्हाट इज द अमाउंट? परचेज इज 9. परचेज क्रेडिटर इज 16,000. सो हम लिखेंगे 16,000 डिवाइड बाई 96,000 इंटू 360. कितना आंसर आ रहा है? 60 डेज. आंसर आ रहा है 60 डेज. तो अब जो आंसर मिलेगा उसको बोलेंगे नेट ऑपरेटिंग साइकिल, या ये लोग बोल रहे हैं नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल साइकिल. कितना अमाउंट आ रहा है? -60 करो. 201 डेज से 60 डेज को माइनस करो. हाउ मच आर यू गेटिंग? 150 आ रहे हैं या 141 days? Is it correct? 141 days. So our operating cycle is 141 days. बस यही हमसे पूछा था कि पूरा प्रोडक्शन स्टार्ट होने से एंड होने तक कितना डेज लगता है? 141 डेज लगता है. सो दिस इज अवर नेट ऑपरेटिंग साइकिल, 141 days. So this is done. Now say anything you want to ask, you can ask. Now same way we will do our next sum, which is again calculate the operating cycle. हमें क्या पूछा है? ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करो. तो यहाँ पे हमें स्टॉक में तीनों स्टॉक दिया है, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स. और पिछले क्वेश्चन में दे आर क्लियरली टोल्ड कि रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, डेटर और क्रेडिटर इतना ही वैल्यू करो. WIP के बारे में दे हैव नॉट टोल्ड, इसलिए हमने WIP कैलकुलेट नहीं किया. क्वेश्चन में दिया था WIP, बट दे हैव स्ट्रिक्टली टोल्ड मटेरियल, फिनिश्ड गुड, डेटर, क्रेडिटर ओनली. तो इसलिए हमने उतना ही कैलकुलेट किया. लेट अस कम टू द अदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. इसमें देखते हैं व्हाट ऑल वी हैव टू कैलकुलेट. तो यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट द ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल. हमें ऑपरेटिंग साइकिल निकालना है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या स्टॉक है? रॉ मटेरियल है, WIP है, फिनिश गुड्स है, परचेस ऑफ मटेरियल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, टोटल कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज व्हाट? टोटल कॉस्ट. फिनिश गुड्स. देन वी हैव सेल्स. देन वी हैव सेल्स. देन वी हैव डेटर, क्रेडिटर. तो हम लोग को इतना ही वैल्यू करना है.
तो जाते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप में, लेट अस गो टू द फर्स्ट स्टेप। और क्या निकालना है? रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। क्या निकालना है हमें? रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। सो फर्स्ट वन इज रॉ मटेरियल कितने दिन होल्ड करते हैं? रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, हाउ मेनी डेज हमें रॉ मटेरियल खरीद के रखना पड़ेगा? रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है रॉ मटेरियल का जो स्टॉक दिया है, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एवरेज रॉ मटेरियल। अगर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया है तो डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्टली जो रॉ मटेरियल का स्टॉक दिया है वही लिखो। एंड किसके ऊपर? परचेसेस के ऊपर। रॉ मटेरियल किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? परचेस ऑफ रॉ मटेरियल के ऊपर। इनटू कितना डेज अज्यूम करने बोला है? अज्यूम हाउ मेनी डेज इन अ ईयर? 360। अगर कुछ नहीं दिया तो हम मंथ के हिसाब से भी निकाल सकते थे। सो दिस इज डन। नाउ इसको हम लोग आंसर में डालते, फॉर्मूला को सब्स्टिट्यूट करते हैं। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज हाउ मच? 25,000। सो यहाँ पे लिखते हैं 25,000 डिवाइड बाई हाउ मच इज द परचेसेस। परचेस कितना है देखो क्वेश्चन में, 1 लाख है। परचेसेस 1 लाख। सो यहाँ लिखेंगे 1 लाख multiply by 360. Are all of you getting 90 days? We will write 90 days. इसके बाद क्या करेंगे? सेकेंड वन निकालेंगे। इसके बाद सेकेंड वन, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऐसा बोला नहीं है सिर्फ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, डेटर और क्रेडिटर ही फाइंड करो। हमें जो स्टॉक का दूसरा पोर्शन है WIP, जिसको बोलते हैं WIP कन्वर्जन पीरियड, या बोल सकते हैं WIP प्रोसेसिंग प्रोडक्शन पीरियड, या प्रोसेसिंग पीरियड, या कन्वर्जन पीरियड, कुछ भी बोलो तो एक ही बात है। हमें कितना दिन लगता है WIP को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए? उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए क्वेश्चन में जो दिया हुआ है एवरेज WIP which is given in the question divide by, because हमें क्वेश्चन में पूरा अलग से दिया नहीं है, मटेरियल कितना है, ये कितना है, ओवरहेड कितना है, लेबर कितना है, कुछ भी नहीं दिया। तो इसको डिवाइड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, जिसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट, इनटू 360। इसका फॉर्मूला क्या है? जो भी WIP है डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 360 डेज। ये 360 क्या है? ये हमारा डेज है, जो क्वेश्चन में बोला है हमें मानना इन अ ईयर देयर इज 360 डेज। सो हाउ मच इज WIP का स्टॉक? WIP का स्टॉक इज हाउ मच? WIP stock is 16,000. So I will write here 16,000 divide by how much is total cost? 1,50,000 into 360. How much are you getting? 38.4 आ रहा है, तो राउंड ऑफ में लिखते हैं, बिकॉज 38.4 ऐसा कोई डे नहीं होता ना। तो हम लोग अगर 5 से ज्यादा रहेगा तो 39 डेज कर देते थे। 0.5 अगर रहता, 0.5 या 0.5 से ज्यादा रहेगा तो उसको हम लोग 39 डेज कर देते थे। बट बिकॉज इट इज 38.4 मीन्स हमें इसको ना एज इट इज लिखना पड़ेगा 38 डेज। सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल राइट इट एज 38 डेज। सो हम इसको क्या लिखेंगे? 38 डेज लिखेंगे। 38 डेज 38 डेज लिखेंगे। इट इज हाउ मच? 38 डेज। ओके, नाउ WIP का तो समझा। WIP का जो स्टॉक दिया है उसको डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या टोटल कॉस्ट करो इनटू 360। सेम वे इसके बाद कौन सा स्टॉक है? फिनिश गुड्स। तो हम लोग देखते हैं फिनिश मतलब हम 38 डेज हमारा कन्वर्जन के लिए लगता है, टू कन्वर्ट द WIP इनटू फिनिश गुड्स इट इज 38 डेज। सो इसके बाद फिनिश गुड्स
का होल्डिंग पीरियड देखते हैं. फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड के लिए क्या फॉर्मूला है? एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स या एवरेज फिनिश गुड्स डिवाइड बाई, क्या करना है, किससे वैल्यू करते हैं? टोटल कॉस्ट से ना. फिनिश गुड्स मतलब क्या, सारा काम इसका हो चुका है, सेल करना है बस. इनटू 360. तो सेम फिनिश गुड्स का वैल्यू कितना है? फिनिश गुड्स कितना है? 24,000 डिवाइड बाई टोटल स्टॉक कितना है, अपना टोटल कॉस्ट कितना है? 1,50,000. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 1,50,000. 360. आंसर आ रहा है तुम लोग को 57.6. मतलब मोर देन 0.5, तो 57 हो जाएगा. 58 डेज, 58 डेज लिखेंगे. दिस इज डन. नाउ हमारे पास डेटर और क्रेडिटर ही सिर्फ बाकी है. सो डेटर का निकालते हैं. डेटर का कलेक्शन पीरियड, डेटर्स कलेक्शन पीरियड. डेटर का कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या है? एवरेज डेटर. और डेटर किससे रिलेटेड होता है? सेल से. कौन सा सेल? क्रेडिट सेल. जिनको हम क्रेडिट में सेल करते हैं वो हमारे डेटर है. So whom we sell on credit are our debtors. So ये हमारा हो गया. एवरेज डेटर अपॉन क्रेडिट सेल्स इंटू 360 डेज. सो डेटर का वैल्यू दिया है, यस, 40,000 डिवाइड बाई सेल्स दिया है, यस, 1,75,000 दिया है ना सेल्स. अब वो क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स कुछ नहीं दिया, तो हम मानते हैं पूरा सेल्स ही क्रेडिट में किया है. सबको आ रहा है 96 डेज. 96 डेज आया, 96 डेज आया, 82 डेज आया. 40,000 डिवाइड बाई 1,75,000 इंटू 360. इज इट कमिंग 82 डेज आया ना? यस. इसके बाद नेक्स्ट वन जो हम लोग करेंगे, इसको एक इसमें ले लेती हूँ. लेट मी राइट इट एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. ये जो मिला इस 5th वन, इसको बोलेंगे ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल. ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल, ग्रॉस ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल साइकिल बोलोगे तो भी चलेगा. ये कैसे मिलता है हमें? ओपन अ ब्रैकेट, 1 + 2 + 3 + 4, सबको ऐड करेंगे तो वी विल गेट दिस ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल. हैव यू गॉट 268 डेज, 268 डेज. सो ये हो गया. अभी 6th वन, इससे लेस करेंगे क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड. कितना? ये टाइम में हमें क्या करना पड़ता है? लेस करते हैं क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड. सो क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला क्या है? एक तो एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइड बाय क्रेडिटर्स से क्या क्रेडिट में लेते हैं? परचेस करते हैं क्रेडिट में भी, परचेस ऑन क्रेडिट इनटू 360 डेज. 360 डेज. सो हमारा क्रेडिटर्स का अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है. इफ वी सी 20,000, परचेस है 1 लाख, परचेस है 1 लाख. सो हम मानते पूरा ही क्रेडिट है. तो 20,000 डिवाइड बाई 1 लाख into 360. How much are you getting? 72 days. So 72
डेज। इसको लेस करना है तो इसको ऐसे ब्रैकेट में दिखा देते हैं ताकि हम भूले नहीं, इसको लेस करना है। तो इसको लेस करने के बाद जो मिला उसको बोलेंगे नेट ऑपरेटिंग साइकिल, नेट ऑपरेटिंग साइकिल। सो लेस करो, हाउ मच यू आर गेटिंग, 196 days. This sum is over. 196 days. This sum is done. तो अभी इसके बाद एनी डाउट्स यू कैन आस्क। अभी इसके बाद लेट अस कम टू द नेक्स्ट सम। यहाँ पे देखो, द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 2009 इज गिवन बिलो। द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर द ईयर 2009 is given below। तो हमें सेल्स दिया है 80,000 एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब टोटल कॉस्ट दिया है 56,000 एंड इन्वेंट्री मीन स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिया है। मैंने क्या बोला, व्हेन ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक बोथ आर गिवन, हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज, 9,000 प्लस 12,000 डिवाइड बाई 2। एवरेज कैसे निकालते, यू ऑल, आई सपोज हम स्कूल से सीख रहे एवरेज कैसे निकालते, स्कूल डेज से 9,000 प्लस 12,000 डिवाइड बाई 2, बिकॉज दो ही चीज है इसलिए डिवाइड बाई 2, इसलिए डिवाइड बाई 2। 9,000 प्लस 12,000 डिवाइड बाई 2। सेम वे accounts receivable is there. Accounts receivable means debtor, very good. Account receivable means debtors। 12,000 16,000 हमें एवरेज चाहिए तो कैसे निकालेंगे, 12,000 प्लस 16,000 डिवाइड बाई 2। 12,000 प्लस 16,000 डिवाइड बाई 2। इसके बाद अकाउंट्स पेएबल है, मीन्स वन क्रेडिटर्स 7,000 प्लस 10,000 डिवाइड बाई 2, एवरेज मिल जाएगा। अब हमें यहाँ पे निकालना है, फाइंड आउट करना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ नेट ऑपरेटिंग साइकिल, मींस हाउ मच इज नेट ऑपरेटिंग साइकिल फाइंड करना है। अज्यूम 365 डेज इन अ ईयर, अज्यूम 365 डेज इन अ ईयर, मतलब यहाँ पे हमें मानना है डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 360 नहीं करना, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 365 बिकॉज इन द क्वेश्चन दे हैव टोल्ड 365 डेज इन अ ईयर अज्यूम करो, अज्यूम 365 डेज इन अ ईयर। सो उसके वजह से देन डोंट आस्क मी यहाँ पे 365 से क्यों मल्टीप्लाई किया, 360 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, बिकॉज इन द प्रीवियस क्वेश्चन it was told assume 360 days in a year था, 360 अज्यूम करो, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, अज्यूम 365 डेज इन अ ईयर। हमें क्या अज्यूम करना है, 365 डेज इन अ ईयर, तो हम 365 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे। सो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस सम। यहाँ पे सबसे पहले इन्वेंट्री है ना, तो इन्वेंट्री मतलब सब आ जाता है, रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स। तो लेकिन नॉर्मली इन्वेंट्री मतलब हम लोग मानेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई इंफॉर्मेशन तो है ही नहीं, हमें परचेसेस तो दिया नहीं है, सिर्फ हमें सेल्स दिया है एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है। तो ये इन्वेंट्री किसका रहेगा, ये फिनिश गुड्स का इन्वेंट्री रहेगा। इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक, तो ये स्टॉक ऑफ क्या रहेगा, फिनिश्ड गुड्स रहेगा। तो इसका कितना होल्डिंग पीरियड है देखते हैं, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, तो ये कौन सा इन्वेंट्री रहेगा, ये फिनिश्ड गुड्स रहेगा, बिकॉज बाकी रॉ मटेरियल कितना परचेज किया कुछ भी क्वेश्चन में नहीं बोला है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, व्हाट विल बी द फॉर्मूला, तो हमारा फॉर्मूला रहेगा एवरेज, एवरेज इन्वेंट्री, फॉर्मूला रहेगा एवरेज इन्वेंट्री डिवाइड बाय, एवरेज इन्वेंट्री डिवाइड बाय क्या दिया है क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 365 डेज। तो
तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। एवरेज इन्वेंट्री इज हाउ मच, इन्वेंट्री वो निकालना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट में जाते हैं, वर्किंग नोट में जाके एवरेज इन्वेंट्री निकालते हैं। एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री क्या है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग कितना है, ओपनिंग है 9000 प्लस क्लोजिंग कितना है 12000 डिवाइड बाय 2, मतलब 12 प्लस 9 इट इज कमिंग टू हाउ मच, 12 प्लस 9 इज 21 डिवाइड बाय 2, हमें आंसर आ रहा होगा 10,500। सो हमें एवरेज इन्वेंट्री मिल गया, एवरेज इन्वेंट्री है 10,500। क्या किया हमने, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, दैट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एवरेज, एवरेज निकालने का फॉर्मूला। तो 10,500 एवरेज इन्वेंट्री मिल गया, डिवाइड बाय हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 56,000 इंटू 365 करो, इंटू 365 करो, कितना आंसर आ रहा है, कितना डेज आ रहा है, 68.44। तो इसको 68 डेज ले लेते, 68 डेज, 68.44 आया। पर क्योंकि ऐसा डेज नहीं हो सकता, 4.4 मीन्स लेस देन 5, मीन्स लेस देन 5, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम 68 डेज लिखेंगे। इसके बाद ना सेकेंड वन आफ्टर इन्वेंट्री हमारे पास सिर्फ डेटर्स है, आफ्टर इन्वेंट्री हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल्स है। सो अकाउंट्स रिसीवेबल क्या है, ये कलेक्शन, अकाउंट्स रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, कलेक्शन पीरियड कितना है। तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, उसके लिए भी हमें एवरेज चाहिए, डेटर्स, एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल डिवाइड बाय डेटर्स किसके ऊपर वैल्यू करते हैं, क्रेडिट सेल्स इंटू 365 डेज। तो अभी हमें एवरेज चाहिए ना, तुम लोग डायरेक्टली एवरेज निकाल सकते हो वर्किंग में लिखे बिना। क्या फॉर्मूला है, अगेन एवरेज, या शुड आई शो हियर इन द वर्किंग, बिकॉज वर्किंग ऑल्सो फॉर्म्स द पार्ट ऑफ योर आंसर। अकाउंट्स रिसीवेबल क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग divide by 2, this is the formula. So what is opening, opening is 12,000 plus closing is how much, closing is 16,000 divide by 2, कितना आंसर आ रहा है 14,000, आंसर आया 14,000। तो यहाँ लिखा हमने 14,000 डिवाइड बाय 14,000 डिवाइड बाय व्हाट इज द दिस वन, व्हाट इज द सेल्स, सेल्स का अमाउंट क्या है, सेल्स का अमाउंट क्या है 80,000। तो यहाँ लिखेंगे 80,000 इंटू 365, क्या आंसर आया, हाउ मच आंसर वी गॉट, 64 डेज, 63.88 है, तो 63 हो जाएगा 64 डेज, 64 डेज। इसके बाद सिर्फ दो ही है ना, ये थर्ड वन को बोलेंगे, थर्ड वन को बोलेंगे ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल,
तो कैसे आएगा, 1 + 2, दोनों को ऐड करने पे आएगा। ऐड करो दोनों को, कितना आ रहा है, हाउ मच आर यू गेटिंग, 132 डेज आ रहा है, 132 डेज, आर यू गेटिंग 132 डेज। so, इसके बाद फोर्थ एंड लास्ट वन इज, हमें क्या निकालना है, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल का पेमेंट, पेमेंट पीरियड, इसको क्या करेंगे, लेस। सो इसका फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस, एवरेज अकाउंट्स पेबल डिवाइड बाय, किसके साथ वैल्यू करते हैं, परचेस के साथ। तो परचेस तो दिया ही नहीं है, क्रेडिट परचेस, इसे गिवन क्रेडिट परचेस कितना है, क्रेडिट परचेस हमें निकालना पड़ेगा, परचेसेस कितना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट अस सी, वी कैन फाइंड आउट द क्रेडिट परचेस। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें पता है, लेट अस गो एंड कैलकुलेट द क्रेडिट परचेस। हमेशा हम इसके लिए क्या डिवाइड करते हैं, क्रेडिट परचेसेस इनटू 365। तो क्रेडिट परचेस कैसे निकालेंगे, हमें टोटल कॉस्ट तो पता है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, हमें क्रेडिट परचेसेस निकालना है, क्रेडिट परचेसेस या परचेसेस निकालना है, परचेसेस कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या पता है, हमें टोटल कॉस्ट पता है, हमें क्या पता है, टोटल कॉस्ट, cost of goods sold, cost of goods sold is nothing but total cost, total cost कितना है, how much is the total cost, 56,000 given in the question, 56,000 is the total cost, see given in the question, 56,000 is the total cost। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें देखना रहे हैं कि हमने कितना परचेस किया है, ये इसमें हमने कितना परचेस किया है। तो इसमें हम ऐड करेंगे कि जितना भी गुड्स हमने सेल किया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें हम ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, ये वो गुड्स है जो सेल नहीं हुआ, ये वो गुड्स है जो सेल नहीं हुआ। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 12,000, कैसे बने यहाँ पे है ना, ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री है 12,000। अब हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में वो गुड्स को ऐड किया जो अभी तक सेल नहीं हुआ, जो हमने खरीद के रखा है, और इसमें से लेस करेंगे लास्ट ईयर का स्टॉक, हम इसमें से लेस करेंगे लास्ट ईयर का ओपनिंग इन्वेंट्री, बिकॉज ओपनिंग इन्वेंट्री तो लास्ट ईयर परचेस हुआ रहेगा, ओपनिंग इन्वेंट्री कब परचेस हुआ रहेगा, लास्ट ईयर, ओपनिंग इन्वेंट्री विल बी परचेस इन द लास्ट ईयर। जो आंसर आएगा दैट विल बी क्रेडिट परचेज, जो बच गया वो हमने इस साल खरीदा रहेगा, जो बच गया मतलब ये टोटल सोल्ड है, गुड जो सेल हुआ ये उसका कॉस्ट है, और जो नहीं सेल हुआ ये उसका क्लोजिंग इन्वेंट्री है, उसमें से ये पूरा ईयर का परचेस हो गया, इसमें से लेस करेंगे पिछले साल का परचेस ओपनिंग इन्वेंट्री, तो हमें मिलेगा 59,000 विच इज व्हाट, विच इज द क्रेडिट परचेस। लेकिन अभी अकाउंट्स पेएबल का भी तो एवरेज निकालना है, अकाउंट पेएबल का एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज अकाउंट्स पेएबल, एवरेज अकाउंट्स पेएबल कैसे निकालेंगे, सेम ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। सो ओपनिंग कितना है, हाउ मच इज द ओपनिंग, जस्ट गो टू द क्वेश्चन,
7,000 and 10,000. So 7,000 opening है, 7,000 plus 10,000, तो कितना हो जाएगा? डिवाइड बाई 2 भी करना है ना, डिवाइड बाई 2. क्वेश्चन में दिया है ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है. ओपनिंग है अकाउंट्स पेबल 7,000, क्लोजिंग है 10,000, तो ये कितना हो जाता है? हाउ मच विल इट कम टू? 8,500. तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते. 8,500 डिवाइड बाई क्रेडिट परचेस कितना मिला? 59,000 इनटू 365. कितना डेज आ रहे हैं? 51.86 आ रहे हैं. तो हम उस 51.86 आ रहे हैं या, अच्छा ओके करेक्ट, 51.86 को हम क्या करेंगे? 52 कर लेंगे ना, 52 डेज करेंगे ना. तो जो हमें मिलेगा दैट विल बी नेट ऑपरेटिंग साइकिल. नेट ऑपरेटिंग साइकिल माइनस करो, कितना डेज आ रहा है? माइनस करो, यू गेटिंग 80 डेज. 80 डेज नहीं मिल रहा, 80 डेज. So this is net operating cycle and our question is done. Any confusion here? Our question is done. Now let us do the fourth sum. This is not related to operating cycle. This is related to calculating of working capital. So हम लोग ये सम में ऑपरेटिंग साइकिल हमें दिया हुआ रहेगा. हमें क्या निकालना है फिर? हमें निकालना है वर्किंग कैपिटल. हमें क्या निकालना है? वर्किंग कैपिटल. सो वर्किंग कैपिटल हमें निकालना है. वर्किंग कैपिटल हमें फाइंड करना है. और वर्किंग कैपिटल कैसे आता है? करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी. वर्किंग कैपिटल कैसे फाइंड होता है? करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी. तो अभी तक हमने ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकालना है वो देखा, लेकिन अभी हम लोग का जो सम है इसमें हमें वो डेज, वो ऑपरेटिंग साइकिल दिया रहेगा, हमें लेकिन निकालना रहेगा वर्किंग कैपिटल. सो लेट अस सी हाउ टू कैलकुलेट द सम बेस्ड ऑन वर्किंग कैपिटल. द गुड थिंग इज इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज व्हाट यू नो, द सम्स आर नॉट लेंदी लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग. छोटे छोटे सम्स होते हैं तो हम लोग मैक्सिमम सम्स कर सकते हैं, क्योंकि आपने कैपिटल बजटिंग भी देखा था. इन कैपिटल बजटिंग ऑल्सो वी हैव सीन दैट द सम्स बहुत छोटे होते हैं. Even here working capital also the sums are small, not like financial accounting, AFM में sums are very lengthy, but in management accounting the good thing is that the sums are very small, not lengthy. So यहाँ पे, so let us come to the fourth question. Miss Lovely wants to start a new trading business. So Miss Lovely wants to start a new trading business and provides you with the following information. Projected एनुअल सेल्स. देखो इसको बिजनेस स्टार्ट करना है, अभी तक इसने स्टार्ट नहीं किया, तो वो क्या प्रोजेक्ट करती है? प्रोजेक्ट मतलब क्या पता है? इट इज नॉट एक्चुअल सेल्स, इट इज अज्यूम करना, अजम्पशन, फोरकास्ट करना. मीन्स क्या करना? अज्यूम करना. तो प्रोजेक्टेड एनुअल सेल्स इज हाउ मच, बिकॉज शी हैज नॉट स्टार्टेड द बिजनेस. मिस लवली वांट्स टू स्टार्ट अ न्यू ट्रेडिंग बिजनेस एंड आपको ये सब इंफॉर्मेशन दे रही है. इसके बेसिस में यू विल हैव टू टेल कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होगा, हाउ मच शुड बी द वर्किंग कैपिटल, डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस के लिए हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड, वो हमें बताना है. वी हैव टू कैलकुलेट द एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल. एस्टिमेट मतलब क्या? वी आर प्रिडिक्टिंग कि इतना कैपिटल का जरूरत हो सकता है, दैट इज अजम्पशन वी विल गिव. तो शी सेज प्रोजेक्टेड एनुअल सेल्स इज 15 lakhs. मतलब कितना सेल्स रहेगा?
15 लाख सेल्स रहेगा और the expected sales and purchase will evenly spread throughout the year. This is just the information कि जो sales है और जो purchase है वो हर महीना same रहेगा throughout the year. जितना purchase है sale है वो evenly divide होगा. It is just the information that the sales and purchase will evenly spread throughout the year. Means they are assuming कि every month same purchase same sales रहेगा. तो पूरा ईयर का सेल्स दे हैव गिवन 15 लाख. ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का कितना परसेंटेज है? ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का 20% है. मतलब टोटल कॉस्ट कितना रहेगा? 80%. मतलब क्या, हम सेल पे प्रॉफिट कर रहे हैं 20%, तो कॉस्ट कितना रहेगा? 80%. एंड सेल्स कितना है? 15 लाख. 15 लाख का अगर हम 20% निकालेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा. 15 लाख का हम 80%. सी सेल्स मतलब क्या? सेल्स मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. सेलिंग प्राइस में हमेशा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट रहता है. डू यू अग्री? सेलिंग सेल्स मतलब क्या? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. अगर प्रॉफिट 20 है तो कॉस्ट कितना रहेगा? 80. 80 प्लस 20 इज 100. तो अगर हमें कॉस्ट निकालना है तो 15 लाख का 80% निकालेंगे तो हमें कॉस्ट मिलेगा, या 15 लाख का 20% निकालेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा. वो प्रॉफिट माइनस करेंगे तो जो बचा रहेगा वो कॉस्ट रहेगा. जो भी सेलर है कॉस्ट में तो सेल नहीं करेगा. देयर इज नो सेलर इन दिस वर्ल्ड हु विल सेल द प्रोडक्ट एट कॉस्ट. अगर उसको कॉस्ट में ही सेल करना है देन व्हाट इज द नीड टू डू द बिजनेस. बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट एजेंडा, प्रॉफिट इज द इंटेंशन. सो प्रॉफिट चाहिए तो कोई भी सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस सेम नहीं रहेगा. करेक्ट. Now next point is average stock holding in terms of sale requirement 1 month. हम लोग कितना महीना स्टॉक होल्ड करते हैं? 1 month. एंड क्रेडिट पीरियड अलाउड टू डेटर 2 month. यहाँ पे डेज में नहीं दिया है, यहाँ पे सब कुछ मंथ में दिया है. यहाँ पे एवरी इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ मंथ. कौन से बेसिस में इंफॉर्मेशन दिया है? ऑन द बेसिस ऑफ मंथ. मंथ के हिसाब से इंफॉर्मेशन दिया है. तो यहाँ पे दे से हाउ मच कि पूरा ईयर का सेल है 15 लाख और हम लोग डेटर को कितना मंथ का क्रेडिट देते हैं? 2 month का. और क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय क्रेडिटर इज 1 month. मतलब क्रेडिटर हमें 1 महीने का क्रेडिट देते हैं. That is the creditors from whom we purchase on credit give us a credit period of 1 month, and we give credit period of 2 months to our debtor. 25% of the sales for cash and balance on credit. बोलते हैं कि 25% ऑफ द सेल्स, जो सेल्स है इधर उसका 25% कैश है और कितना परसेंट क्रेडिट है? तो बताओ, अगर 25% सेल्स इज ऑन कैश, सो हाउ मच परसेंट सेल्स विल बी ऑन क्रेडिट? बैलेंस ऑन क्रेडिट बोला है. इफ 25% सेल्स इज ऑन कैश एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट, तो ये बैलेंस कितना परसेंट होगा? टोटल परसेंट. यस करेक्ट. टोटल परसेंट इज ऑलवेज 100. तो 100 में 25% कैश है तो रिमेनिंग 75% क्या है? क्रेडिट सेल्स है. मतलब हमें डेटर हमेशा क्रेडिट सेल पे निकालना रहता है. तो ये बैलेंस कितना रहेगा? ये बैलेंस रहेगा 100 minus 25, which is equal to how much? Which is equal to 75%. तो हमारा क्रेडिट सेल कितना है? 75%. तो कैश ऑन हैंड एस्टिमेटेड कितना है? हाउ मच कैश ऑन हैंड वी विल हैव? ये कैश बैलेंस कितना रहेगा? कैश बैलेंस रहेगा 17,000. हाउ मच विल बी द कैश बैलेंस?
cash balance will be 17,000. Cash balance will be 17,000. So let us, what are you required to estimate? आपको क्या कैलकुलेट करना है? वर्किंग कैपिटल. तो इसका हेडिंग रहेगा स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल. स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. तो ये हम लोग हेडिंग देंगे. और कॉलम कैसे बनाएंगे? पर्टिकुलर्स, वर्किंग नोट एंड रुपीस. मतलब वर्किंग नोट नीचे नहीं लिखेंगे. तुम लोग को अगर नीचे लिखना है तो लिख सकते हो, लेकिन मैं आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट डाउन. मैं साथ में दोनों काम करूंगी. मतलब वर्किंग नोट भी साथ में बनाऊंगी ताकि हमारा सम और जल्दी हो जाएगा. तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैपिटल ए. सबसे पहले कैपिटल ए. वर्किंग कैपिटल कैसे मिलता है? करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी. वर्किंग कैपिटल, हाउ डू वी कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल? करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी. तो मैंने कैपिटल ए लिखा करंट असेट. और करंट असेट में सबसे पहले आता है स्टॉक. करंट असेट में सबसे पहले आता है स्टॉक. और यहाँ पे स्टॉक रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, फिनिश गुड्स हो सकता है, WIP हो सकता है. बट क्वेश्चन में नथिंग इज टोल्ड, तो ये फिनिश गुड्स रहेगा. तो फिनिश गुड्स के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है? फिनिश गुड्स निकालने के लिए हम फिनिश गुड्स को हमेशा वैल्यू करते हैं. वैल्यू करते हैं किस पे? टोटल कॉस्ट पे. किस पे वैल्यू करते हैं? टोटल कॉस्ट पे. किस पे वैल्यू करते हैं? टोटल कॉस्ट पे. तो कोई बता सकता है टोटल कॉस्ट कितना है? तो वर्किंग नोट अगर नीचे से मैं ऐसे ही बता रही हूँ, सेल्स माइनस, सेल्स में से प्रॉफिट जब माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिलेगा. तो हमें क्वेश्चन में बोला है 15 लाख का सेल्स है, एनुअल प्रोजेक्टेड सेल्स. और प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट बोलते हैं, प्रॉफिट जो है वो 15 लाख का 20% है. क्वेश्चन में बोला है देखो 20% का इंटू 20%. तो कितना पर प्रॉफिट है? गिव मी द आंसर. 15 लाख का 20% इज हाउ मच? इज इट 3 lakhs? इट इज 3 lakhs. मतलब हमारा प्रॉफिट कितना है? 3 लाख है. प्रॉफिट है 3 लाख. प्रॉफिट इज 3 लाख. तो सेल्स में से जब प्रॉफिट माइनस करेंगे, सेल्स में से जब प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलता है? टोटल कॉस्ट. मतलब आपने जो गुड्स को सेल किया उसमें आपने 3 लाख का प्रॉफिट चार्ज किया, तो आपका कॉस्ट कितना रहेगा? कॉस्ट रहेगा 12 लाख. मीन्स यू हैव मैन्युफैक्चर्ड द गुड्स फॉर 12 लाख, बट आपने 20% प्रॉफिट चार्ज करके आपने सेल किया 15 लाख में. बिकॉज कोई भी सेलर कॉस्ट में तो गुड्स सेल नहीं करेगा. तो इसके लिए अभी हमें कैसे गुड्स फाइंड आउट करना है? देखो मैंने बताया था फिनिश गुड्स हम हमेशा टोटल कॉस्ट में वैल्यू करते हैं. तो टोटल कॉस्ट कितना है? 12 लाख. और एक चीज क्वेश्चन में देखो, कितना मंथ हम स्टॉक रखते हैं? स्टॉक कितना महीना रखते हैं? सी हियर 1 month. स्टॉक इज हाउ मच? 1 month. स्टॉक, the average stock holding is in terms of sale requirement is how much? 1 month. तो 1, मुझे बताओ ये 12 लाख पूरे साल का कॉस्ट है. 12 लाख पूरे साल का कॉस्ट है. 12 lakh is the requirement of total cost for full year.
अगर मंथली होता तो डायरेक्टली इनटू 1 करते तो हो जाता, बिकॉज यह क्वेश्चन में दिया है कि ये जो एनुअल सेल्स है वो पूरे 12 महीने का सेल है 15 लाख। तो ये जो अगर हमें 1 मंथ रिक्वायरमेंट चाहिए तो हमें डिवाइड बाई 12 भी करना पड़ेगा। हमें ये जो 12 लाख है ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 मंथ का 12 लाख कॉस्ट है। तो 1 मंथ का फिनिश गुड्स का स्टॉक, अगर हम पूरा महीने पूरा साल का फिनिश गुड्स देखेंगे तो वो 12 लाख है, लेकिन 1 मंथ ही हम खरीद के रखते हैं, हम सॉरी मैन्युफैक्चर करके हम कितना मंथ होल्ड करते हैं, वी होल्ड आवर फिनिश गुड्स फॉर ओनली 1 मंथ। सो डिवाइड बाय 12 करना बनता है, तभी हमें राइट आंसर मिलेगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख, हम यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख। इसके बाद करंट असेट का कौन सा असेट का इंफॉर्मेशन दिया है, डेटर का इंफॉर्मेशन दिया है। आफ्टर स्टॉक डेटर का इंफॉर्मेशन दिया है, और डेटर हम किस पे वैल्यू करेंगे, एट क्रेडिट सेल्स। किस पे वैल्यू करेंगे, क्रेडिट सेल्स पे वैल्यू करेंगे, ऑन क्रेडिट सेल्स। तो क्वेश्चन में टोटल सेल्स कितना दिया है, टोटल सेल्स इज 15 लाख, इसमें क्रेडिट सेल कितना है 75%, बराबर, क्रेडिट सेल इज 75%। तो हाउ मच, जरा निकालो 15 लाख का 75% कितना होता है, 15 लाख का 75% इज हाउ मच, क्योंकि हमें क्रेडिट सेल्स चाहिए, या तो ऐसे डायरेक्टली लिख के कितना मंथ डेटर्स को मिलता है, डेटर्स का कलेक्शन पीरियड कितना है, डेटर्स का कलेक्शन पीरियड कितना है 2 मंथ्स। सी पॉइंट नंबर ई, एवरेज क्रेडिट पीरियड अलाउड टू डेटर इज 2 मंथ। सो 2, ये 15 लाख तो पूरा ईयर का इंफॉर्मेशन है, ये 75% अगर निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये मैं ब्रैकेट में लिखती हूँ बिकॉज हम वर्किंग नोट भी इधर ही कर रहे हैं ना। तो आंसर आता है 11,25,000, 11,25,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 12, कितना आंसर आ रहा है, how much answer are you getting, 1,87,500, 1,87,500 में डेटर भी मिल गया। अभी कोई और करंट असेट का क्वेश्चन में दिया है क्या, इज देयर एनी अदर, यस वेरी गुड, कैश बैलेंस। क्वेश्चन में एक और करंट असेट है, वो है कैश बैलेंस। या फिर वर्किंग में क्या लिखे उसके बारे में, उसके बारे में वर्किंग में लिखते हैं कि दैट इज गिवन, कितना है वो क्वेश्चन में दिया है, कितना है 17,000 गिवन इन द क्वेश्चन, कैश ऑन हैंड 17,000 करेक्ट दिया है। अभी क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल करंट असेट, या तो टोटल ऑफ ए, टोटल करंट असेट फुल फॉर्म में लिखना है तो फुल फॉर्म में लिखती हूँ करंट असेट। हाउ मच इज द टोटल, टोटल करो 1,87,500, आर यू गेटिंग 3,04,500। ये सबको ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, ये सबको ऐड करने के बाद 1 मिनट, ये सबको ऐड करने के बाद हम लेस करेंगे 1 मिनट, हम लेस करेंगे कैपिटल बी बोलते हैं इसको, करंट। वर्किंग कैपिटल कैसे मिलता है, करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। सो करंट लाइबिलिटी में क्या दिया है क्वेश्चन में, करंट लाइबिलिटी में सिर्फ क्रेडिटर्स दिया है, करंट लाइबिलिटी में सिर्फ क्रेडिटर्स दिया है, और क्रेडिटर्स का मटेरियल का प्राइस, हमेशा ना क्रेडिटर्स किस पे वैल्यू करते हैं, क्रेडिटर्स हम वैल्यू करते हैं वैल्यूड एट मटेरियल का प्राइस,
रॉ मटेरियल का कॉस्ट हम वैल्यू करते हैं, बट क्वेश्चन में रॉ मटेरियल का कॉस्ट तो दिया ही नहीं है हमें, यहाँ पे टोटल कॉस्ट लेकिन दिया है, बिकॉज टोटल कॉस्ट इज, सपोज हमने खरीदा 12 लाख में और बेचा 15 लाख में, यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके नहीं हुआ है, यहाँ पे नॉर्मली क्रेडिटर्स आर वैल्यूड, नॉर्मली हम, ये कहाँ ऊपर चला गया, दिस वेंट अप, दिस वेंट अप, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने ऊपर लिख लिया। तो नॉर्मली क्रेडिटर जो है वो किस पे वैल्यू करते हैं, मटेरियल पे। जब क्या होता है हम मटेरियल खरीदते हैं उधार पे, तो बट यहाँ पे हमने पूरा 12 लाख शायद उधार पे लिया और बेच दिया 15 लाख पे। तो हियर वी आर नॉट डूइंग मैन्युफैक्चर एंड सेल, हियर वी आर डूइंग परचेस एंड सेल, वी आर डूइंग परचेस एंड सेल। तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना है 12 लाख, एंड क्रेडिटर हमें कितना महीने का उधार दे रहे, सी एवरेज पीरियड, एवरेज क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय क्रेडिटर्स, एवरेज क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय क्रेडिटर्स कितना है, हाउ मच इज द एवरेज क्रेडिट पीरियड अलाउड 1, पर पूरा 12 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट, हाउ मच आर वी गेटिंग 1 लाख। सो अब हमारा फाइनल आंसर, now our final answer, 1 minute, our final answer is net working capital, वर्किंग कैपिटल बोलेंगे तो भी चलेगा, बट नेट वर्किंग कैपिटल, सिर्फ करंट असेट को ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, और करंट असेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस करते हैं तो उसको बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। टोटल करंट असेट को वी कैन से एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एंड जब उसमें से करंट लाइबिलिटी माइनस करते हैं तो वो हो जाता है टोटल। पहले ये टोटल निकाल लेते हैं बी का, टोटल बी का कितना है 1 लाख, इसके बाद हम लिखेंगे नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल कैसे मिलेगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी, कितना आंसर आ रहा है 2,04,500, 2,04,500 with this sum is also, with this sum is also over।